तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि 77 को दिखाते हैं कि वो एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए एक छोटे से घर में एक पिलर के ऊपर लेटकर किसी का इंतजार कर रहा था। वो ब्लड डीमन का इंतजार कर रहा था जिसकी उसने स्पारी ली है। तो ब्लड डीमन वहां पर आने वाला होता है और वो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। जब ब्लड डीमन वहां पर पहुंचता है तो अपने साथियों को बाहर खड़ा करता है और खुद उस घर के अंदर चला आता है। अंदर आने के बाद वो अपने आसपास देखता है, वो एक साइड के ऊपर देखता है, फिर दूसरी साइड के ऊपर देखता है, फिर साथ ही कहता है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो यहाँ पर है, जो भी चूहा यहाँ पर छुपा है, चलिए जल्दी से यहाँ पर बाहर निकल आओ। और इस बात से 77 भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो इसी के साथ ही वो जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि मैंने जितना तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे ज्यादा बेहतर निकले और बाकी के सभी लोगों से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो। जितना तुम्हारे बारे में कहा जाता है तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो और लगता है कि तुम रीपर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो इसी के साथ ही हॉर्नमैन जो था अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम यहाँ पर रीपर की कंपैरिजन मेरे साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो तो मेरे मुकाबले में बिल्कुल एक वीकलिंग है, वो बहुत ज्यादा कमजोर था। इसी के साथ ही वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। जब अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो वहां पर घर के अंदर काफी से दरारें पड़ जाती है, घर गिरना शुरू हो जाता है। तो 77 उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डस्ट ही फैला सकते हो, तुमने तो यहाँ पर काफी ज्यादा हवा में धूल मिट्टी उड़ा दी। और इसी के साथ ही हॉर्नमैन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो ब्लड डीमन हॉर्नमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या है, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो मुझे देखने के बाद कहता है कि अब मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि तुम्हारा शैडो नहीं है, तुम्हारा शैडो कहाँ पर है। इसी के साथ उसे याद आता है एक बाउंटी हंटर के बारे में। वो कहता है कि मैंने एक बाउंटी हंटर के बारे में सुना है, एक बाउंटी हंटर जिसका नाम 77 है और जिसका कोई भी शैडो नहीं है और वो अपने टारगेट को मार कर ही दम लेता है और मुझे लगता है कि तुम वो हो। हमारा 77 उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें मेरे बारे में पता है तो इसका मतलब यह है कि मैं तो काफी ज्यादा फेमस हो गया हूँ, तो इसी वजह से अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल चुका है। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तो 77 उसे कहता है कि तुम्हारे ब्रदर की वजह से, क्योंकि तुम्हारा ब्रदर चियोंग म्यू शो जो था वो यहाँ पर वो इसी घर में रहता था, ये उसका प्यारा घर था, लेकिन वो यहीं पर मरा था। इसी वजह से हर साल तुम यहाँ पर उसकी मेमोरी में इसकी याद करने के लिए इस घर में यहाँ पर जरूर आते हो। तो मुझे ये बात पता थी। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि कहीं ये तो नहीं है कि मेरे भाई को तुमने मारा था। तो वो उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक समझा, उसको मैंने ही मारा था। तो इसी के साथ ही ब्लड डीमन उसे कहता है तो मुझे तो यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई वो बहुत ज्यादा कमजोर था और उसे तो मरना ही था, और अगर वो नहीं मरता तो उसकी जगह मैं कैसे ले पाता। वैसे भी मैं यहाँ पर उसकी मेमोरी में नहीं आता, बल्कि मैं यहाँ पर उसको थैंक यू बोलने के लिए हर साल आता हूँ। और इसी के साथ ही बाहर से एक भीड़ उड़ता हुआ अंदर की तरफ आता है। तो ये भीड़ जो होता है ये एक बॉल की तरह होता है, ये बॉल बिल्कुल क्रैकर की तरह वो उड़ता हुआ सीधा उसके सर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, यानी हॉर्नमैन ब्लड डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो इसी के साथ ही ब्लड डीमन जो होता है अपने हाथ को साइड के ऊपर करता है और उस बॉल को पकड़ लेता है। वो अपनी 2 उंगलियों में इस बॉल को पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारा ये मार्बल जो है ये काफी ज्यादा कमजोर है, तो बहुत ही कमजोर आयरन से बना हुआ है और तुमने यहाँ पर इसके साथ मुझे मारने की कोशिश की, मैंने तो इसको पकड़ लिया। जबकि 77 जो होता है वहां पर उसके हाथ में एक दूसरा मार्बल होता है और दूसरे मार्बल को जब वो हाथ में पकड़कर खींचता है तो इसी के साथ ही वहां पर एक बारीक थ्रेड दिखाई देते हैं। वो बारीक थ्रेड जो होता है ब्लड डीमन के गले के इर्द गिर्द लिपटा होता है और ब्लड डीमन भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो 77 उसे कहता है कि जिसने मेरा चेहरा देखा है या जिसके मैं करीब आता हूँ उसको मरना पड़ता है, अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। डीमन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और उसे कहता है कि तुमने ये सब कुछ कब किया। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या है, ये तो सिल्क वर्म से बना, यानी सिल्क का बना हुआ एक धागा है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर धागा है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस धागे के साथ मुझे यहाँ पर मार पाओगे, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करता है ताकि अपनी बॉडी के ऊपर लिपटे हुए इस धागे को तोड़ सके। जब वो वहां पर उस धागे को तोड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी बॉडी के साथ तलवार को तोड़ सकता है, तो वो इस धागे को भी तोड़ सकता है, लेकिन जब वो जोर लगाता है तो उस बेचारे की गर्दन कट जाती है। उसकी गर्दन जो होती है वो सर से अलग हो जाती है, उस धागे की वजह से धागा उसकी गर्दन के ऊपर फिरता है। 77 उसे कहता है कि इसको योंग जास्मा कहते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे ड्रैगन सिल के सामने टिक सकते हो। तो 77 उसकी गर्दन काटने के बाद घर से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करता है। जब वहां से बाहर की तरफ निकल रहा होता है तो उसका धागा जो होता है पूरे के पूरे घर को उसने चारों तरफ से लपेटा होता है और जहां जहां उसका धागा फिरता है वहां पर हर एक चीज कट जाती है, जहां तक कि पूरा घर जो होता है वो भी वहां पर कट जाता है। बाहर जो बंदे खड़े होते हैं वो सभी लोग भी उसके धागे के साथ वहां पर लिपटे होते हैं। धागा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहां पर वो सारे के सारे बंदूक को वहां पर काट देता है। इस सीढ़ियों के ऊपर जितने लोग खड़े होते हैं ब्लड डीमन के, वो सारे के सारे सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाते हैं। लास्ट के ऊपर 77 जो होता है अपने दूसरे मार्बल को भी अपनी तरफ वापस खींच लेता है, यानी दोनों धागों को अपने पास वापस बुला लेता है और दोनों एंड जो होते हैं उसके पास आ जाते हैं। लेकिन उसने पूरी की पूरी पहाड़ी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी की पूरी पहाड़ी जो होती है वहां पर काट कर रेजा रेजा हो जाती है। तो उसके बाद 77 कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो चल के कहीं पर कुछ खाते हैं, क्योंकि पिछले 17 दिन से मैं यहाँ पर इस बंदे का इंतजार कर रहा था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। 77 बड़ी तेजी के साथ वहां से वापस की तरफ भागना स्टार्ट करता है ताकि वो जाकर कुछ खा सके। तो वो उस पहाड़ी के ऊपर से जंप लगाता है और एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है, रास्ते में जाकर अपना मास्क भी उतार देता है। तो अब वो भागता हुआ वापस की तरफ जा रहा था, पानी के ऊपर वहां से भागता हुआ आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि डालियों के ऊपर पैर आके आगे बढ़ जाता है। वो 2 पहाड़ियों के बीच से जंप लगाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है लगता
लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसी के साथ ही वो ऊपर से अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो अपने 3 नाइफ को वहां पर नीचे की तरफ फेंकता है और वो तीनों नाइफ जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर जाकर दंस जाते हैं। लेकिन वो वहां पर जो बंदा होता है वो बड़ी आसानी के साथ उन अटैक्स को अवॉइड कर लेता है। 77 भी ऊपर से नीचे आकर खड़ा हो जाता है, वहां पर देखता है जहां पर उसने ब्लेड्स को फेंका था। वो कहता है जहां पर तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगा था कि मैंने उसके ऊपर अटैक किया और मैंने उसको पकड़ लिया, यानी कि वो ब्लेड उसे लगने चाहिए थे। और साथ ही वो साइड के ऊपर से देखता है कि वहां पर कोई होता है और साइड के ऊपर से कोई निकलता है और उसके मुंह पर आकर एक जबरदस्त पंच मारता है। और बेचारा 77 जो होता है ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर धड़ाम करके आकर गिरता है। वो पेड़ों को तोड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है और उसके गिरने के साथ ही हमारा सोमा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बेवकूफ इंसान, तुमने मेरे पर अटैक क्यों किया? तुमने अपने ब्लेड्स के साथ मेरे पर अटैक किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। 77 उठने के बाद उसे कहता है कि तुम कौन हो? तो सोमा उसे कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे पर अटैक किया, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। 77 उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और ये बंदा यहाँ पर मेरे पीछे नहीं था बल्कि ये कोइंसिडेंस था। लगता है कि हम दोनों यहाँ पर किसी न किसी वजह से एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं, तो मुझे यहाँ पर से चुप करके निकल जाना चाहिए। तो वो हमारे सोमा से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है, मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। और इसी के साथ ही वो सोमा को पार करते हुए चला जाता है। लेकिन सोमा पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा सकते हो? तो 77 इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सोमा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोमा उसे कहता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी होगी और उसके बाद तुम यहाँ पर से जा सकते हो, क्योंकि तुमने बिना किसी वजह के मेरे पर अटैक किया, तो तुम माफी मांगे बिना यहाँ से नहीं जा सकते। 77 और भी ज्यादा हैरान हो रहा था इस बात से क्योंकि वो कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज कर रहा है और इस टेक्निक को यूज करने के बाद कोई भी उसे देख नहीं सकता। वो कहता है कि यार तुम मुझे देख सकते हो। तुम्हारा सोमा उसे कहता है कि ये किस किस्म का सवाल है, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? हाँ मेरे पास आंखें हैं तो हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वैसे भी आज यहाँ पर मून काफी ज्यादा चमक रहा है, इसका मतलब यह कितना भी अंधेरा नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे काले कपड़ों वाले बंदे को ना देख सकूं। तो 77 अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ चल रही है क्योंकि ये मुझे नहीं देख सकता, इसे मुझे नहीं देखना चाहिए। फिर साथ ही यहाँ पर उसकी बैकग्राउंड स्टोरी सुनाई जाने वाली है। तो यहाँ पर 77 की बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं। उसके बारे में कहा जाता है कि 77 ने कभी भी अपने पेरेंट्स का चेहरा नहीं देखा, ना ही उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, ना ही कभी अपने बाप का चेहरा देखा है। जब वो छोटा था तब उसकी मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही याद है कि उसे एक बंद केव में जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था वहां पर उसे बंद करके रखा गया था। उसे वहां पर बेड़ियों के साथ उल्टा लटकाया गया था, तो वो वहां पर उल्टा लटक रहा होता है। वहां पर नीचे काफी सारे जहरीली सैंडीपेड्स होती हैं और वहां पर जब वो लटका होता है तो वहां पर से वो सैंडीपेड्स को उठा उठाकर उनको खा रहा होता है। उन्हीं को खा खा कर वो अपना पेट भरता है। उस केव के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और वो बेचारा वहां पर उल्टा लटका होता है। लेकिन हर महीने के ठीक 1 महीने के बाद ऊपर से रोशनी आती है और उस रोशनी के साथ कोई एक बुक वहां पर नीचे फेंकता है। यही वो एक टाइम होता है जब 77 किसी दूसरे इंसान की आवाज सुन पाता है। तो वहां पर एक लड़की उससे बात करती है, तो वो उस लड़की से क्या अपनी माँ समझता है और उस लड़की को अपनी माँ की तरह ही ट्रीट करता है और उससे बात करते हुए कहता है, मदर मुझे ये बताओ कि मुझे और कितना अर्सा यहाँ पर उल्टा लटके रहना चाहिए, मुझे और यहाँ पर कितने दिन रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी इस मदर को मिस कर रहे हो और बाहर आकर इससे मिलना चाहते हो तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हें जो बुक्स दी हैं उन सारी की सारी बुक्स के ऊपर जो भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं उनको अच्छे से मास्टर कर लो। अगर तुम उनको मास्टर कर लेते हो तो बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो। हमारा जो 77 होता है उसके पास एक मिशन होता है, उसे यहाँ पर उन सभी बुक्स के ऊपर लिखी हुई मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना है। तो वहाँ पर लटके लटके अंधेरे में उन सभी बुक्स को पकड़ता है, उनको पढ़ता है, उनके ऊपर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स होती है वहीं पर उनको परफॉर्म करता है। तो 77 कहता है कि पूरे 10 साल तक मैं सीलिंग के ऊपर से बहते हुए पानी के कतरू को पी पी कर अपना गला तर करता रहा, अपनी प्यास बुझाता रहा, यहाँ तक कि वहाँ पर जमीन के ऊपर जहरीले कीड़े थे जिनको खाकर मैं अपना पेट भरता था। और जब मुझे सूसू करना होता तब मैं सूसू वहीं पर लटके लटके करता, जो कि सीधा ऊपर से बहकर मेरे कपड़ों के साथ साथ मेरे मुंह तक चला आता था। लेकिन 10 साल तक मुझे वहीं पर इसी तरह लटके रहना पड़ा और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, यहाँ तक कि मैं दीवार के ऊपर भी चल सकता था। मैं सीलिंग की दीवार के ऊपर इस तरह चलता था जैसे कि नॉर्मल इंसान जमीन के ऊपर चलते हैं। 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि हर महीने जो सीलिंग ओपन होती थी, जहाँ पर से रोशनी आती थी और एक बुक आती थी, वहाँ मदर की आवाज आती थी, वो आना बंद हो गई। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मैं इतना ज्यादा अकेला हो गया कि मुझे लगा कि मुझे खुद वहाँ पर बाहर जाकर देखना चाहिए और मुझे समझ आई कि मैं अकेले वहाँ पर बाहर जाकर देख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं ऊपर की सीलिंग को तोड़कर बाहर निकल सकता था। और उसके बाद मैंने सीलिंग को तोड़ा और वहाँ पर से बाहर निकल आया। तो 77 जैसे वहाँ पर से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर वो पहली बार वहाँ पर रोशनी को देखता है, वहाँ पर उड़ते हुए परिंदों को देखता है। इसके साथ ही साइड के ऊपर से उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं। सभी लोगों ने चोगे पहने होते हैं और अजीब से मास्क पहने होते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर शायद इसी का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं वहाँ पर हम लोगों ने जितने बच्चों को रखा हुआ था उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक यही बच्चा सर्वाइव कर पाया है। ऐसे कहता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसको अच्छे से पालेंगे तो हम इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा उसे कहता है कि ये लड़का तो पहले से काफी ज्यादा टूटा हुआ लग रहा है। तो तीसरा कहता है कि हमें नहीं पता कि ये लड़का कितना ज्यादा मैच्योर है। तो 77 कहता है कि उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी और 16 साल की उम्र में वहां पर मुझे एक स्पेशल स्किल दिया गया जिसका नाम एम्प्टी शैडो था।
था। वो स्किल जो कि अशूरा वॉरियर ने मुझे दिया था, वो स्किल इतना ज्यादा स्पेशल था कि जिस स्किल की मदद से मैं अपने आप को शैडोलेस मास्टर बना सकता था। और इस वक्त मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उस स्किल की वजह से हूँ। स्किल की 5 स्टेजेस थी। पहली स्टेज में मैं अपनी साउंड को कंप्लीटली मिटा सकता था, अपनी एसेंस को मिटा सकता था। थर्ड स्टेज के ऊपर जहां तक कि कोई मास्टर भी मुझे नहीं पहचान सकता, मैं उसके पास से होकर गुजर जाऊं, इतना ज्यादा साइलेंट हो चुका था। स्पेशल मूव की 5th स्टेज में मैंने अपने शैडो को मिटा दिया, यानी कि कोई भी मेरे शैडो को भी नहीं देख सकता। इसका मतलब यह है कि मैंने जिस टेक्निक को मास्टर किया हुआ है वो ग्रेटेस्ट स्टेल्थ मार्शल आर्ट टेक्निक है, यानी कोई भी उसको लुक थ्रू नहीं कर सकता, कोई भी उसको देख नहीं सकता। फिर ये लड़का यहाँ पर मुझे कैसे देख सकता है उस टेक्निक को यूज करने के बावजूद। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।